1888 में लंदन के एक व्हाइट चैपल इलाके में सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा था। टारगेट करने का मतलब है एक के बाद एक महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था। ये सीरियल किलर टारगेट कर रहा था सिर्फ उन्हीं महिलाओं को जो वेश्यावृत्ति से अपना जीवन चलाती थी। ये सीरियल किलर आज तक गुमनाम है, लेकिन उस टाइम की लंदन की मीडिया इस सीरियल किलर को जैक द रिपर कहा करती थी। Jack the Ripper was aptly named. He literally ripped. And signed Jack the Ripper. This is the trial of William, who some believe was Jack the Ripper. What happened to Jack the Ripper? People read in the newspaper of prostitutes being killed, buried. ये टाइम था मिड 19th सेंचुरी का, जब इंग्लैंड बहुत बड़े लेवल पर इमिग्रेंट प्रॉब्लम से जूझ रहा था। इस टाइम पे ईरिश इमिग्रेंट की पॉपुलेशन इंग्लैंड के कई शहरों में बढ़ती जा रही थी। जूस रेफ्यूजीज को रशियन एम्पायर और ईस्टर्न एम्पायर में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये सब अलग अलग कंट्रीज में रेफ्यूजीज की तरह रहने में मजबूर थे। 1888 में लंदन का व्हाइट चैपल एरिया ओवर क्राउडेड हो चुका था, जहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होते होते अप्रोक्सीमेटली 80,000 पहुंच चुकी थी। उस टाइम पे छोटे से एरिया में 80,000 की पॉपुलेशन बहुत मायने रखती थी। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वहाँ पॉवर्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ पैदा होने वाले 55% बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले ही मर जाया करते थे। रॉबरी, वायलेंस एंड अल्कोहल डिपेंडेंसी वहाँ के लिए आम बात हो चुकी थी। लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस की एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 1888 में व्हाइट चैपल में लगभग 62 ब्रॉथल्स थे, जहाँ 1200 से ज्यादा महिलाएं प्रोस्टिट्यूट्स की तरह काम करने में मजबूर थी। व्हाइट चैपल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से सोशल टेंशन बढ़ती जा रही थी। 1886 से 1889 के बीच ब्लडी संडे, क्राइम, नेटिविज्म, रेसिज्म, सोशल डिस्टर्बेंस जैसी प्रॉब्लम्स समाज में देखने को मिल रही थी। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बीच एक सीरियल किलर प्रोस्टिट्यूट वुमेन्स को अपना शिकार बनाने लगता है। 3 अप्रैल 1888 से 13 फरवरी 1891 के बीच हुई 11 हत्याओं को व्हाइट चैपल मर्डर के नाम से जाना जाता है। इन 11 हत्याओं में से 5 हत्याओं को कैनोनिकल 5 माना जाता है। कहा जाता है ये पांचों हत्याएं रिपर के द्वारा ही की गई हैं। इस सीरियल किलर को जैक द रिपर क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। इन 11 हत्याओं में से शुरुआत की 2 हत्याओं को 5 कैनोनिकल में नहीं गिना जाता। इन दोनों के नाम थे एमा एलिजाबेथ स्मिथ और मार्था टेबरम। एमा एलिजाबेथ स्मिथ की हत्या 3 अप्रैल 1888 को की गई थी। स्मिथ की हत्या करने से पहले सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया था। पोस्टमार्टम में यह पता लगा था कि स्मिथ के कान के नीचे कट मारा गया था और पेट के नीचे के हिस्से में कई बार चाकू से वार किया गया था। इसी तरह से मार्था टेबरम की हत्या 7 अगस्त 1888 को की गई थी। टेबरम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी बॉडी में 39 बार उनके थ्रोट, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टमक में वार किया गया था और एक दूसरे नाइफ से उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी डैमेज किया गया था। टेबरम की हत्या के बाद व्हाइट चैपल की गलियों में एक डर का माहौल फैल गया था, क्योंकि लगातार महिलाओं के साथ हुई ये बर्बरता बहुत खौफनाक थी। 31 अगस्त 1888 को कैनोनिकल 5 मर्डर की शुरुआत होती है। इन 5 मर्डर्स को कैनोनिकल 5 इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये सारे के सारे मर्डर एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि इनमें मर्डर करने का तरीका बहुत हद तक एक जैसा ही था और इन मर्डर करने के तरीकों से ये भी अंदाजा लगाया गया था कि ये जो सीरियल किलर है इसको ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की बहुत अच्छी जानकारी है, तो हो सकता है कि ये मर्डरर कोई डॉक्टर हो। कैनोनिकल 5 में सबसे पहले आती है मैरी एन निकोलस, जिन्हें उनके मर्डर के कुछ समय पहले ही देखा गया था। जब उनका मर्डर हुआ था तो उनके गले पर 2 डीप कट देखे गए थे और साथ साथ में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कई बार स्टैप किया गया था। ठीक इसी के एक हफ्ते बाद 8 सितंबर को एनी चैपमैन की लाश बरामद होती है। इनका मर्डर भी सेम निकोला की तरह ही हुआ था, लेकिन चैपमैन के ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि उनके यूट्रस, ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उनकी बॉडी से अलग कर दिया गया था। एलिजाबेथ स्ट्राइप और कैथरीन एडवर्ड्स दोनों की हत्या 30 सितंबर 1888 को हुई थी। एलिजाबेथ के गले में सिर्फ एक कट पाया गया था। माना जाता है कि एलिजाबेथ के मर्डर के टाइम पे रिपर को किसी ने देख लिया था, इसीलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाया था। और वहीं कुछ लोगों का मानना था कि रिपर को कैथरीन एडवर्ड्स ने ही देखा था, इसीलिए रिपर ने उस दिन दूसरी महिला कैथरीन एडवर्ड्स की हत्या की थी और कैथरीन एडवर्ड्स के बॉडी पार्ट को भी दूसरी महिलाओं की तरह बॉडी से अलग कर दिया गया था। अगर बात करें कैनोनिकल 5 के 5th विक्टिम की, तो वो थी मेरी जेन कैली। मेरी जेन कैली की बॉडी उनके रूम में ही मिली थी। रिपर का ये सबसे ब्रूटल मर्डर था। इस मर्डर में रिपर ने एक रूम में होने की वजह से टाइम का पूरा फायदा उठाया था और कैली की बॉडी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। कैली के फेस को इस तरीके से कुचल दिया गया था कि कैली की मदर ने कैली को पहचानने से ही मना कर दिया था। 3 अप्रैल 1888 से 13 फरवरी 1891 के बीच हुए 11 मर्डर्स में से 5 मर्डर में रिपर का हाथ बताया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कहीं ना कहीं ये भी शक था कि ये सारे के सारे मर्डर रिपर के द्वारा ही किए गए हैं।
अब जैक द रिपर बोलते तो सब थे, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि जैक द रिपर है कौन। इस किलर को ढूंढते टाइम और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस, न्यूज़पेपर और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बहुत से लेटर रिसीव हुए थे जिसमें लोग किलर को ढूंढने के तरीके बताया करते थे। और बहुत से लेटर ऐसे भी होते थे जिसमें लोग इतने सीरियस क्राइम के ऊपर भी जोक्स लिखा करते थे। इन्हीं लेटर्स के बीच कई लेटर्स ऐसे भी होते थे जिसमें यह क्लेम किया जाता था कि ये लेटर लिखने वाला और कोई नहीं, जैक द रिपर खुद है। और इन्हीं क्लेम किए गए लेटर्स के बीच 3 लेटर ऐसे थे जिसमें यह माना गया था कि लेटर खुद जैक द रिपर ने ही लिखे हैं। सॉसी जैकी लेटर में 2 इवेंट्स की बात की गई थी, मतलब इस लेटर में 2 हत्याओं को मेंशन किया गया था और ये हत्याएं सिर्फ 24 घंटे पहले ही हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि इस लेटर को हत्या करने से पहले ही पोस्ट कर दिया गया था किलर के द्वारा। अगर बात करें फ्रॉम हेल लेटर की, तो फ्रॉम हेल लेटर को एक बॉक्स के साथ भेजा गया था जिसमें लेटर के साथ साथ वाइन की बोतल में प्रिजर्व की गई ह्यूमन किडनी को भी भेजा गया था। साथ साथ में ये भी क्लेम किया गया था कि इस किडनी के आधे पार्ट को किलर ने खा लिया है। और इस लेटर के बाद धीरे धीरे ये केस कैनिबलिज्म की तरफ भी बढ़ने लगा था। अब बात करते हैं सबसे लास्ट लेटर की, जो कि था डियर बॉस। इस लेटर को भी किलर ने अपने विक्टिम के एक कान के साथ भेजा था और इस लेटर के बाद ही जैक द रिपर नाम सामने आया था। अगर बात करें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने बहुत से सस्पेक्ट आए थे जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। सस्पेक्ट नंबर 1 मोंटा जॉन ड्रूइट। ये एक बैरिस्टर और स्कूल टीचर था जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। और सोचने वाली बात यह है कि इसकी सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद ही व्हाइट चैपल में हत्याएं होना खुद ही बंद हो गई थी और इसी वजह से पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ था। सस्पेक्ट नंबर 2 कार्ल फीजनबाउम। कार्ल फीजनबाउम ने अपना नाम कई बार चेंज किया था, इसीलिए इसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। कार्ल एक सस्पेक्ट इसलिए था क्योंकि एक बार उसने खुद कन्फेस किया था कि उसकी डिजायर है वुमेन को म्यूटिलेट करना और 1894 में कार्ल को 10 सेंटेंस दिया गया था मिस जूलिना हाफमैन नाम की लेडी की हत्या के आरोप में। तो इस हिसाब से अगर कार्ल ही जैक द रिपर है तो इनडायरेक्टली उसे सजा मिल चुकी है। इस केस का तीसरा सस्पेक्ट था जोसेफ बर्नेट। जोसेफ बर्नेट वन टाइम बॉयफ्रेंड था रिपर की विक्टिम मैरी जेन कैली का। माना जाता है कि कैली का बॉयफ्रेंड बनने के बाद जोसेफ बर्नेट ने कैली को दोबारा वेश्यावृत्ति में जाने के लिए मना किया था, लेकिन कैली पैसों के लिए वेश्यावृत्ति का सहारा लेती थी, जिसकी वजह से बर्नेट सारी वेश्याओं से नफरत करने लगा था। इस केस का फोर्थ सस्पेक्ट था एरन कोस्मिंस्की। एरन व्हाइट चैपल शहर के स्लम में रहता था और एक बार्बर का काम करता था। एरन ने एडमिट भी किया था कि उसने कई बार वुमेन्स को नाइफ दिखा करके डराने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे इस केस का सस्पेक्ट माना जाता था। इसी तरह के कई और लोगों को इस केस का सस्पेक्ट माना गया है, जैसे फ्रांसिस कैरेज, प्रिंस एल्बर्ट विक्टर और माइकल ऑस्टॉप। इन सबको एक टाइम पे जैक द रिपर माना जा रहा था, लेकिन ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया कि इनमें से कौन असली जैक द रिपर है। ये पूरा केस समझने के बाद आपको क्या लगता है, इन सस्पेक्ट में से कौन असली जैक द रिपर हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।